नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक तरफ तो हरियाणा की जीत के बाद बीजेपी उत्साह में है और अब उसे लग रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव को वो बेहतर तरीके से लड़ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ जो उसका गठबंधन है, महायुति एनडीए, उसमें घमासान तेज होता जा रहा है। ये घमासान पहले भी चल रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बहुत तीखा तेज हो गया था और अब जबकि ठीक चुनाव में जाने का समय हो गया है, किसी भी दिन चुनावों की घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है, तो कैबिनेट की आखिरी मीटिंग में अजित पवार, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं महाराष्ट्र के और वित्त मंत्री भी हैं, केवल 10 मिनट मीटिंग अटेंड करने के बाद छोड़कर चले गए। पूरे मीटिंग में वो नहीं आए, उनकी कुर्सी खाली रही और उस कैबिनेट की मीटिंग में 38 प्रस्ताव पारित कर दिए गए। मतलब वित्त मंत्री की सहमति के बिना, वित्त मंत्री के चर्चा में हिस्सा लिए बिना उन प्रस्ताव को कैबिनेट ने पारित कर दिया और उसका आर्थिक बोझ जो पड़ेगा उसके बारे में वित्त मंत्री एक तरह से अनभिज्ञ हैं। अब सवाल ये उठा जा रहा है कि आखिरकार अजित पवार गए क्यों। कुछ लोग कह रहे हैं ये सामान्य बात हो सकती है, कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन अभी तक अजित पवार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। अपनी तरफ से उन्होंने कोई सफाई देना ज़रूरी नहीं समझा है। उनके प्रवक्ता तटकरे ने ज़रूर कुछ कहा है, लेकिन वो सफाई जैसा नहीं है बल्कि लीपापोती जैसा है। तो आखिरकार अजित पवार नाराज़ क्यों हुए? क्या वो इस वजह से नाराज़ हुए कि उनकी सहमति को दरकिनार करके ये सारे काम किए जा रहे हैं और इनका बोझ प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जो पहले ही बहुत ही मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। महाराष्ट्र पर करीब 7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इस बोझ के तले महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था दबी हुई है। उसका जो राजस्व घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, वो 3% के से ऊपर जा रहा है और इसकी वजह से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ना लाजमी है। आपको मैं ये भी बता दूं कि पिछले 1 महीने के अंदर 146 फैसले लिए गए हैं सरकार ने चुनाव के ठीक पहले। आप सोच सकते हैं कि केवल 1 महीने में इतने फैसले तो शायद जो पूरा 2.5-3 साल का कार्यकाल था इस सरकार का, उसमें नहीं लिए गए होंगे और उसमें इतने सारे फैसले ले लिए गए थे। उसमें ये जो फैसले हैं उनमें मैं आपको बता देता हूं कि 5 सितंबर को 13 फैसले लिए गए, 23 सितंबर को 23 फैसले लिए गए, 30 सितंबर को 30 फैसले लिए गए, 4 अक्टूबर को 32 फैसले लिए गए, 10 अक्टूबर को 38 फैसले लिए गए। इस तरह से 146 फैसले आप देखिए कि 5-6 दिनों के अंदर ही, इसके अलावा भी कुछ लिए, लेकिन कुल मिलाकर 1 महीने में ये फैसले लिए गए। अब इन फैसलों में क्या था? एक तो गाय को राजमाता, गौ माता घोषित करने का फैसला था। आप समझ सकते हैं कि जो गौ रक्षा और गौ माता का मसला है वो कहाँ तक घसीटा जा रहा है, खींचा जा रहा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बहुत सारी योजनाएं हैं। इसमें धारावी परियोजना के लिए अडानी समूह को भूमि पार्सल देने की भी योजना है, जो बहुत कंट्रोवर्शियल है। बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं अपोजिशन, उसके खिलाफ मुहिम छेड़ा हुआ है। उद्धव ठाकरे तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो सरकार में आए तो इसको स्क्रैप कर देंगे, अडानी को हम धारावी नहीं सौंपेंगे। लेकिन ये सरकार लगातार देती जा रही है। उसमें बहुत सारे सवाल हैं धारावी परियोजना को लेकर कि अडानी को इतनी सारी रियायतें क्यों दे जा रही हैं। टेंडर जिस तरह से उसको दिया गया उसको लेकर भी सवाल बहुत सारे हैं। तो ये एक के बाद एक इस तरह की योजनाएं उनकी घोषणा की जा रही है और इसकी वजह से वो नाराज़ हैं। बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिन पर दोनों में टकराव भी है, जैसे लड़की बहन योजना, जिस पर काफ़ी धन खर्च होना है। मैं आपको बता दूं कि जो अभी हमने जिक्र किया ये हाल की योजनाओं का, उनमें उनका जो बजट है वो 96,000 करोड़ रुपए का है और आप समझ सकते हैं कि उसका कितना बड़ा बोझ महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ने जा रहा है। तो ये तो एक बात हुई, लेकिन दूसरी बात ये है कि जो लड़की बहन योजना है जो लाई गई है चुनाव के उद्देश्य से ही, ये सोचकर कि
जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना है, उसकी वजह से कांग्रेस को बड़ा एडवांटेज मिला, मध्य प्रदेश का चुनाव जीतने में उसे बड़ी मदद मिली। वैसे ही इसको उन्होंने वहाँ पर भी लागू करने की कोशिश की है। अभी कहा गया कि 1500 रुपये जो महिला होंगी उनको दिए जाएंगे हर महीने, और जब सत्ता में अब पार्टी आएगी तो उसको बढ़ाकर 3000 रुपये कर देगी। तो इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं घोषित की गई हैं जिनका बोझ पड़ना उस पर लाजमी है। तो मैं ये कह रहा था कि जो बहन लाडली लड़की बहन योजना है उसको लेकर भी दोनों उद्धव शिंदे की सेना और अजित पवार की जो एनसीपी है, दोनों के बीच लगातार संघर्ष चलता रहा है इनके विज्ञापनों को लेकर, क्योंकि जिस तरह के विज्ञापन इसके बने उस पर शिंदे सेना ने हमला किया कि उसमें तो मुख्यमंत्री का फ़ोटो नहीं है, और जो वीडियो बनाए गए उनमें भी मुख्यमंत्री का उस तरह से जिक्र नहीं है, जबकि नाम में मुख्यमंत्री इस योजना में आगे जुड़ा हुआ है। तो इसको लेकर ये धारणा बनी कि इस योजना को अजित पवार अपनी योजना के रूप में पेश कर रहे हैं ताकि उनको उसका क्रेडिट मिले, उनकी पार्टी को क्रेडिट मिले। शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उनको क्रेडिट ना मिले और उनकी पार्टी को क्रेडिट ना मिले। तो इन दोनों के बीच में इस तरह का टकराव चल ही रहा है। आपको ये भी बता दें कि कुछ समय पहले शिंदे सेना के एक मंत्री ने बाकायदा कहा था कि कैबिनेट मीटिंग में एनसीपी के नेताओं के साथ बैठने वक्त उन्हें उबकाई आती है, उन्हें उल्टी आती है, और इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध हुआ था कि इस गठबंधन में ही अगर एक दूसरे के प्रति ये इतनी नफ़रत की भावना है कि दोनों साथ भी नहीं बैठ सकते हैं, वो साथ मिलकर चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हर दिन एक अफवाह उड़ती है कि अजित पवार को गठबंधन से बाहर कर दिया जाएगा या अजित पवार गठबंधन छोड़कर चले जाएंगे। तो पूरे माहौल में महायुति को लेकर बहुत संदेह बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पिछले 2-3 महीनों में गृह मंत्री अमित शाह बार बार महाराष्ट्र गए हैं और उन्होंने कोशिश की है कि ये तीनों दल जो हैं, बीजेपी, शिंदे सेना और अजित पवार की एनसीपी, इनमें कोई तालमेल बन सके। सीटों का भी एक फार्मूला निकाला गया है जिसमें 150 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 80 सीटों पर शिंदे की सेना और 50 सीट के आसपास सीटों पर अजित पवार की पार्टी लड़ेगी। ये फार्मूला बनाए जाने के बावजूद इन पार्टियों के बीच में कोई भी आपस में सामंजस्य नहीं है, प्रेम भाव नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जब ये चुनाव में उतरेंगे तो एक दूसरे की जड़ें कूदेंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इनके वोट एक दूसरे को तो ट्रांसफ़र होंगे ही नहीं। अगर बीजेपी का हाईकमान ये सोच रहा है कि इन तीनों के आने से, तीनों के वोट जुड़ने से महायुति को बहुत फ़ायदा होगा, बीजेपी को बहुत फ़ायदा होगा, तो ये ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के पत्ते काटने में लगे हुए हैं, उनको समर्थन या सहयोग देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ महायुति में ज़बरदस्त टकराव है। और इसके बरक्स अगर आप महाविकास आघाड़ी को देखें तो उनमें भी छुटपुट विवाद ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तीनों गठबंधन के घटक आपस में मेलजोल नहीं रख रहे हैं, उनमें टकराव है, घृणा है या एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से ये जब चुनाव के वक्त अगर इस तरह की कड़वाहट महायुति में फैल चुकी है तो इसको दूर कैसे करेगा हाईकमान, ये एक बड़ी ही पेचीदा गुत्थी होगी उसके सामने। क्योंकि हरियाणा में तो अकेले बीजेपी लड़ रही थी, उसको इस तरह के गठबंधन के ज़रिए चुनाव में नहीं उतरना था, और तो वहाँ उसके सामने वो समस्या नहीं थी। यहाँ पर ये समस्या है। यहाँ पर कांग्रेस के सामने ये समस्या नहीं है कि अकेले उसे ही बीजेपी से लड़ना है, उसके अलावा 2 और घटक हैं जिनके साथ उसे चुनाव लड़ना है। तो बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के सामने कम चुनौती है। हालांकि चुनौती कम इसलिए नहीं है कि एक चुनाव हारने के बाद अगर ये चुनाव भी हारे तो और भी दुर्गति होगी, लेकिन अगर हरियाणा चुनाव जीतने के बाद
बीजेपी महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का चुनाव हारती है तो ये एक प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बड़ा नुकसानदेह होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होगा और संघ परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी बड़ी किरकिरी होगी, क्योंकि संघ का मुख्यालय ही महाराष्ट्र में है, नागपुर में है। इसलिए संघ पूरी ताकत झोंक रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव बीजेपी न हारे, ये जानते हुए भी, ये चाहते हुए भी कि वो ये मोदी के प्रति अब वो संघ में सद्भाव नहीं रह गया है, वो एक तरह से उनको नियंत्रित करने की राह पर चल रहा है। इसके बावजूद वो नहीं चाहता कि महाराष्ट्र उसके हाथ से निकले। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ फाइनेंशियली भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए उस पर काबिज होने के लिए बड़ी मशक्क़त करते हैं सारी पार्टियाँ। ऐसे में वो राज्य अगर हाथ से निकलता है तो ये बहुत ही उनके लिए कष्टप्रद होगा और फिर अपोजिशन को भी बहुत इससे उसका मनोबल बढ़ेगा, जो कि हरियाणा की हार की वजह से थोड़ा सा घटा है, गिरा है, उसको एक बूस्टअप मिल जाएगा। साथ में झारखंड के भी चुनाव होने हैं, वो भी महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन उसका राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से शायद उतना महत्व नहीं होगा जितना महाराष्ट्र का होगा। तो ये दोनों गठबंधन महाराष्ट्र के जिस स्थिति में हैं आज, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि महाविकास आघाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में है। ये कहना अभी कोई समझदारी नहीं होगी कि जीतने वाला है या बड़े पैमाने पे जीतेगा, लेकिन मुकाबले के लिए वो ज़्यादा तैयार है और ये अभी आपस में इनके मतभेद गहरा रहे हैं उनको ख़त्म करने के बजाय। तो ये अब ये चुनौती है बीजेपी हाईकमान के सामने, अमित शाह के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कि वो कितनी जल्दी इन समस्याओं को, इन टकराव को, इन आपसी मतभेदों को सॉर्ट आउट करते हैं और फिर एक यूनिट के रूप में चुनाव में उतर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।